हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर क्लास। लास्ट सेशन में हमने मीजोजोम और स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में और उसके बाद हम चर्चा करेंगे बैक्टीरियल फ्लैजेला के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और ना ही यहाँ पे होता है कोई क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन है कि कौन सा वो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया के अंदर चलने वाले सभी मेटाबॉलिक नियंत्रण के लिए, और कौन सा वो मटेरियल है यहां पर बैक्टीरियोफेज जैसे वायरसेस के सामने रक्षण के लिए। तो आंसर बहुत ही सिंपल है। बातें जटिल है, सवाल जटिल है, पर आंसर उसका बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप जानते हो, प्रोकैरियोटिक सेल अर्थ के ऊपर मिलने वाले लगभग सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में से एक है। उसी तरह से इनका जेनेटिक मटेरियल भी बहुत ही सिंपल होता है, इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जी हाँ, यहाँ पे जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है, जो मेन डीएनए है बैक्टीरिया का, जो मेन जेनेटिक मटेरियल या फिर मेन डीएनए है, वो होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ओपनली प्रेजेंट होता है विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। सो न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर ये बैक्टीरियल जीनोम के ही दूसरे नाम है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये इसका मेन डीएनए है, और जब हम ऐसे बात करते हैं कि ये मेन डीएनए है, उसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे कुछ एडिशनल डीएनए भी होगा, और एडिशनल डीएनए जो यहाँ पे मिलेगा उसका नाम होता है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड हमारे स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है, जो मेन डीएनए से सेपरेट होते हैं, जिनका मेंटेनेंस, जिनका रेगुलेशन, जिनकी रेप्लिकेशन खुद वो अपने आप से करेंगे। सो प्लाज्मिड क्या होता है? आई रिपीट, प्लाज्मिड इज व्हाट? प्लाज्मिड इज स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा टू द मेन डीएनए। चलो, अब प्लाज्मिड जो है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। किस तरह से? क्योंकि प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। चलो, सो ये बैक्टीरियल सेल के लिए बहुत ही ज्यादा योग्य उपयुक्त मटेरियल है, राइट, कि जो बैक्टीरियल सेल को जीवन दान देता है। किस तरह से? अब पहले तो आपको समझना पड़ेगा क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे यहां पर। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफॉइड, कोलेरा, न्यूमोनिया, ये सभी बैक्टीरियल डिसीजेस है जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। सो जो बैक्टीरियल संक्रमण होगा और उससे ये डिसीज हो गए, उनको क्योर करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट पर्पस से हम देते हैं मेडिसिन, जिनको बोलते हो आप एंटीबायोटिक। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स बैक्टीरिया। सो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने वाली एक दवा है। चलो समझ लो कि अगर आज कोई एंटीबायोटिक इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे बहुत ही ज्यादा हावी है, बहुत ही ज्यादा भारी है, और जिनके एडमिनिस्ट्रेशन से पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो जाता है कुछ दिनों के अंदर, मतलब कि ये एंटीबायोटिक अभी इस बैक्टीरिया पे बहुत ही असरकारकता से वर्क कर रही है। किंतु 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे कुछ लंबे समय के बाद हमें ये देखने को मिलता है ये एंटीबायोटिक अब इस बैक्टीरिया पे वर्क नहीं कर सकती। उसका कारण क्या होता है? कारण है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो इस लंबे टाइम ड्यूरेशन के अंदर बैक्टीरियाज को मारने के लिए यूज करने वाली एंटीबायोटिक को समझता है, और वो एंटीबायोटिक को समझ के अपनी जेनेटिक सीक्वेंस में, जो अपनी डीएनए सीक्वेंस होती है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं कि जिसकी वजह से अब बैक्टीरियाज के पास इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से आप एंटीबायोटिक के सामने रेजिस्ट कर पाओ। वो अपनी ग्लाइकोकैलिक्स को इतनी सटीक बनाएगा, वो अपनी सेल में वॉल के अंदर कुछ चेंजेस करेगा, जिसकी वजह से अब एंटीबायोटिक इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगी, और ये एंटीबायोटिक अब इस पर्टिकुलर डिसीज के अंदर नाकामयाब हमें मिलेगी। सो ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब प्लाज्मिड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्लाज्मिड को हम दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉट अ डिवाइड, इट इज अ क्लासिफाइड। सो कौन सा क्लासिफिकेशन है? एक तो है हमारा एफ प्लाज्मिड और दूसरा होता है हमारा आर प्लाज्मिड। यहां पे क्लासिफिकेशन का बेस क्या बताया हमने? क्लासिफिकेशन का बेस है उनके फंक्शन। आर का मीनिंग होता है रेजिस्टेंट, तो वो प्लाज्मिड कि जिनके अंदर पहली बार रेजिस्टेंस वाले जीन बने उसको आप बोलोगे आर प्लाज्मिड। सपोज मान लो कि एक प्लेट के अंदर 1 मिलियन जितने बैक्टीरियाज है,
बट उनमें से किसी एक बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड में जेनेटिक चेंजेस हुए और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना, तो उस प्लाज्मिड को आप बोलोगे आर प्लाज्मिड। अब क्वेश्चन है, क्या ये एक बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले जीन है वो कॉलोनी को सस्टेन कर पाएगा? नहीं, उसको स्प्रेड करना होगा अपने दूसरे कॉलोनी मेंबर्स के साथ। ये आर प्लाज्मिड, ये रेजिस्टेंट जीन उसको स्प्रेड करने होंगे, ये शेयर करने होंगे, जिससे कि सभी के पास अब बन जाए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो उसके लिए फर्टिलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और उसके लिए यूज होता है एफ प्लाज्मिड, एफ इज फॉर फर्टिलाइजिंग और एफ फैक्टर प्लाज्मिड। तो जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड होता है वैसे बैक्टीरियाज को आप बोलोगे एफ प्लस, और जिनके अंदर नहीं होता उसको आप बोलोगे एफ माइनस। यही चीज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड। अब एक और एडवांस बात कि प्लाज्मिड जो है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो कई बार एडिशनल डीएनए, ये क्या था, ये इंडिपेंडेंट डीएनए था, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए था, जो अपना रेप्लिकेशन खुद करता था, वो कई बार जुड़ जाता है मुख्य डीएनए के साथ, मेन डीएनए के साथ जुड़ जाता है। और जब ऐसा करेगा तब उसको बोलोगे आप एपिसोम, और तब इस सेल को आप बोलोगे HFR सेल, जिनका मीनिंग होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। क्या मतलब? हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल। क्या होता है ये हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी जो आपका बेस बनाएगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा एनसीईआरटीज है, बट ये आपका 12th के अंदर ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरियाज को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये बात हो गई आपकी जेनेटिक मटेरियल के बारे में। सो ये है बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। अब बैक्टीरिया एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो एक स्थान पे नहीं बना रह सकता, उसको एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना होता है, और वो जाएगा, किससे जाएगा? बैक्टीरियल फ्लैजेला की मदद से। तो चलो बात करते हैं बैक्टीरियल फ्लैजेला के लिए। तो जैसे हमने देखा बैक्टीरियल फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ओके, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करेगा? लोकोमोशन। सो ये वो स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के लोकोमोशन में काम आता है। दूसरी चीज कि फ्लैजेला जो है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। चलो स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, बाद में मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से बैक्टीरिया मूव करेगा, किस तरह से बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पर अस्थायी स्वरूप से जाएगा। तो चलो देख लेते हैं स्ट्रक्चर सबसे पहले। तो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे 3। कौन कौन से? सबसे पहला होता है बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है यहाँ पे फिलामेंट। चलो एक एक को समझते हैं। तो जैसे आपको एनवेलप सिस्टम पता है, सबसे अंदर होता है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो लेयर होता है उसको बोलते हो आप सेल वॉल। उसके बाहर का जो लेयर होता है उसको आप बोलते हो ग्लाइकोकैलिक्स, बट अभी हमें ग्लाइकोकैलिक्स की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उसके अंदर और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं उन दोनों के अंदर जो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। किस तरह से देखते हैं। अब बेसल बॉडी इनकी वॉल में स्टिक होने वाली, इनकी वॉल में प्रेजेंट होने वाली एक प्रोटीन की प्लेट होती है, राइट। ये क्या होती है? प्रोटीन की प्लेट्स होती है जो कहां पे प्रेजेंट होगी? इसकी एनवेलप सिस्टम के अंदर, बैक्टीरियल एनवेलप सिस्टम के अंदर, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर ये प्लेट्स का नंबर होता है 2, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर यही प्लेट कितने नंबर में होगी? 4 के नंबर में होगी। क्यों ऐसा होता है देखते हैं चलो। नॉर्मली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है उनके अंदर 2 प्लेट्स रहेगी कुछ इस तरह से, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। अंदर वाली को आप बोलोगे एम प्लेट और दूसरी को बोलोगे आप एस प्लेट। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर ये 2 प्लेट्स तो होगी, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही मोटी होती है, और जिसके अंदर सेल वॉल में भी आपको ऐसी ही प्रोटीन प्लेट दिखाई देती है जो कुछ इस तरह से होगी, जिनमें से बाहर वाली जो है वो L है, अंदर वाली जो है वो P है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और ये स्ट्रक्चर हो गया आपका बेसल बॉडी का। बेसल बॉडी से कंटिन्यू करें हम तो बेसल बॉडी से कंटिन्यू एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जिसको बोलोगे आप हुक, जो हुक करती है किसको? बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ। फिलामेंट एक टेपरिंग एंड वाला प्रोजेक्शन पाया जाता है आफ्टर
हुक, ठीक है। और ये बना होता है एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन का जिसको बोलते हैं हम फ्लैजेलिन। सो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ एक प्रवर्ध होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ एक प्रोजेक्शन होता है जो कंटिन्यू होता है हुक से। तो चलो इसकी रचना अच्छे से देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। सो फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट से बनता है, जैसे कि हमने बात करी। ये पूरा जो पार्ट है वो है आपका बेसल बॉडी, यहाँ पे आपको मिल रही है हुक और यहाँ पे आपको मिल रहा है फिलामेंट। जैसे कि हमने चर्चा की कि ग्राम पॉजिटिव में 2 प्लेट होती है, ग्राम नेगेटिव में 4 प्लेट होती है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्लेट्स 2 मिल रही है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और सेल वॉल में भी। तो ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ग्राम पॉजिटिव होगी तो ये आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो कंटिन्यूस पार्ट है उसको आप बोलोगे हुक, और उसके बाद फिलामेंट होता है जो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना है। अब होगा क्या, जब आप एटीपीज की एनर्जी बेसल बॉडी को दोगे तो बेसल बॉडी रोटेट करेगी। जब इसका रोटेशन होगा, बेसल बॉडी का रोटेशन होगा, तो उससे रोटेशन होगा हुक का, और हुक के साथ रोटेट होगी फ्लैजेला। अब फ्लैजेला जैसे ही रोटेट होगी तो बैक्टीरिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रोलैप्स होगा। सो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल फ्लैजेला, कि जो बैक्टीरियल प्रोलैप्स के लिए, बैक्टीरियल लोकोमोशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो चलो एक और चीज हम देखते हैं जिनको हम बोलते हैं पिल्ली एंड फिम्बरी। अब पिल्ली एंड फिम्बरी है क्या, पिल्ली और फिम्बरी बैक्टीरियल सेल वॉल पे पाए जाने वाले स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होता है ये होते हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर पाए जाने वाले स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कि जिसका काम होता है स्टिक होना, जिसका मेन फंक्शन है किसी भी चीज के साथ स्टिक होना। वो होस्ट के टिश्यू के साथ स्टिक हो जाएगा जब एज अ पैरासाइट वो वर्क कर रहा है। सपोज मान लो कि वो किसी सी कोस्ट पे है और सी कोस्ट के ऊपर एक पत्थर के साथ है, और यहां से आएगी लहरें। जब लहरें आएगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बैक्टीरिया को बहा के अपने साथ ले जाए, बट इन पिलस के थ्रू, इन फिम्बरीज के थ्रू वो उस प्लेस को, वो उस रॉक को होल्ड करके रखेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिल्ली एंड फिम्बरी। सो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों का अनुकरण किया रिगार्डिंग जेनेटिक मटेरियल, रिगार्डिंग फ्लैजेला और रिगार्डिंग पिल्ली एंड फिम्बरी। तो चलो इसके ही रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली ब्लैंक एंड मल्टीप्लाई ब्लैंक देन द यूकैरियोटिक सेल। सो ये रहे आपके ऑप्शन, पोज द स्क्रीन एंड गिव आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक्स के कंपेयर में होते हैं स्मॉलर, बट स्मॉल होने के साथ साथ वो मल्टीप्लाई करते हैं। उनका सेल डिवीजन जो होता है, एक में से 2 बनने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है फास्टर। अब ये अपने टॉपिक से कैसे जुड़ा है, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं है। यूकैरियोटिक में आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे, और क्रोमोसोम यहाँ पे बाधक बनेगा उसकी स्पीड के लिए, क्योंकि क्रोमोसोम जब तब वो डिवीजन के लिए, डिवीजन फेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स चलेगा, जबकि यहाँ पे सिंपली डीएनए रेप्लिकेट करेगा और 2 पार्ट में वो साइटोकाइनेसिस के लिए जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल मेसोसोम, जो आपको पता है। सो आंसर शुड बी सी। So let's look on the next question. If you remove fimbri from the bacterial cell, which of the following would you accept to be happen? So these are your options. You can pause the screen and watch. Okay, so let's see. The bacterial cell could not longer swim. The answer is not A. Absolutely not. Why? क्योंकि हमने ये पढ़ा, हमारे पास ये पुष्टि है कि जो बैक्टीरियल सेल का प्रोलैप्स होता है, जो स्विमिंग के लिए पार्ट है, वो कौन सा है, फ्लैजेला, नॉट अ फिम्बरी। दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया वुड नॉट एडहेरेंट विद द होस्ट टिश्यू, एडहेरेशन, स्टिकिंग, ये है आंसर आपका। सो आंसर शुड बी बी। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।